Hi everyone, welcome back to Gills Mentor online e-learning platform and very good afternoon to everyone and I hope you all are doing well and आप अपनी जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होगे सो बच्चे मुझे एक बार मुझे कंफर्म कर दो डेट एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली देन वी विल स्टार्ट अवर टुडे सेशन। तो एज यू नो कि डेली 2 PM हमारा सेशन होता है, ठीक है, जिसमें हम एसएससी, जीडी, सीजीएल या फिर कोई भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं, चाहे आपका बैंकिंग एग्जाम्स है और वेदर इट इज अ रेलवे एग्जाम, ठीक है, उन सभी को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, राइट, उन सभी को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो डेली 2 बजे हमारी जो है ये सीरीज जो है वो चल रही है एंड आई थिंक आज हमारी 12th क्लास है एंड फटाफट से आ जाओ सो डेट की वी कैन स्टार्ट अवर टुडे सेशन। एंड उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और भी अच्छे लेवल पे जो है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बच्चे जो है गिल्स मेंटोर ने टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए लॉन्च की है एंड वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसे लॉन्च किया गया है। तो उसमें आपको जो है 1000 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे जिसके थ्रू जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज्यादा जो है आप प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए जो है कम रहेगा, इतने जो है आपको टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट गिल्स मेंटोर की जो ऐप है उसे आपको डाउनलोड करना है। तो वहां पे जाके जो है आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है, एंड प्रैक्टिस करो एंड अपने आप को रेडी रखो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो करते हैं फिर स्टार्ट सेशन को एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी एंड आंसर सभी ने करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन है दैट द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू, कहते कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को किस चीज के हिसाब से किसके अनुसार जो है मनोनीत करते हैं, कौन से बेस पे जो है उन्हें मनोनीत किया जाता है, कि उनकी जो कल्चर सोसाइटीज में क्या परफॉर्मेंस है या फिर ये जो रिकमेंडेशंस है इन नाम की वो वाइस प्रेसिडेंट देते हैं, या फिर उनके द्वारा जो भी रोल प्ले किए गए हैं इन द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री, या फिर उन्होंने कुछ साइंस, आर्ट, लिटरेचर या फिर सोशल सर्विस में अपना एक डिस्टिंक्शन सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाई है। सो किस बेसिस पे जो है 12 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। सो विद इन द 10 सेकेंड्स try to answer this question. You have 10 seconds. Be quick. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट शुड बी द ऑप्शन डी, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा डेट देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ द साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड इवन द सोशल सर्विस, ठीक है। तो जो भी उन्होंने अपना एक डिफरेंट रोल जो है प्ले किया होता है इन सभी एरियाज में, ठीक है, उनका एक नाम होता है, उसी के हिसाब से जो है उन्हें यहाँ पे राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते जो फेमस जेवीपी कमेटी है उसे दिसंबर 1948 में अपॉइंट किया गया था, दिसंबर 1948 में जो है नियुक्त किया गया था, क्यों किया गया था, किस चीज की वजह से? एक to examine the case of the establishment of secular polity in the country, to examine the issue of reorganization of states on the linguistic basis, to determine the compensation to be paid to the rulers of Indian states consequent to the merger of their states with the India, or none of these. So what should be the right answer? JVP कमेटी को क्यों अपॉइंट किया गया था दिसंबर 1948 में? तो इसका बच्चा जो राइट आंसर रहेगा डेट इज द ऑप्शन बी, ठीक है। टू एग्जामिन द इशू ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, और वी कैन से लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट को किस तरह से रीऑर्गेनाइज करना है, उस चीज को जो है एक तरह से एग्जामिन करना है। उसके लिए दिसंबर 1948 में जो जेवीपी कमेटी है उसे यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, ठीक है। Now the next question is, Indian citizenship can be acquired through which of the following? निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? By the descent, by naturalization, by registration या फिर all of the above? कहते हैं कि जो निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जो भारतीय नागरिकता है उसे प्राप्त किया जा सकता है? By descent, by naturalization, by registration या फिर all of the above? तो कौन सी तरीके हैं? एंड ये आई थिंक सभी तरीके हैं, ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। सो इंडियन सिटीजनशिप को हम डिफरेंट वे से जो है एक्वायर कर सकते हैं। एक होता है बाय द डिसेंट, ठीक है, एक होता है बाय द नेचुरलाइजेशन, एक होता है बाय द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, राइट। तो ये जो प्रोविजंस है उन्हें कौन से भाग में, संविधान के जो भाग 2 है उसमें इन्हें एनलिस्ट किया गया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ रिट पिटिशन कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है? आर्टिकल 226, आर्टिकल 34 के हिसाब से, आर्टिकल 26 के हिसाब से, आर्टिकल 32 के हिसाब से। Under which article of the Constitution of India a writ petition can be filed in the Supreme Court? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, रिट याचिका को दायर किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तो आर्टिकल 26 जो है, 226 जो है, राइट, उसके हिसाब से हम रिट को इशू कर सकते हैं। नाउ रिट्स के बारे में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट की निम्नलिखित में से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी कहा जाता है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज सेड टू बी द गारंटर ऑफ द पर्सनल फ्रीडम? ऑप्शन ए इज द मेंडेमस, habeas corpus, quo warranto, and the certiorari. So there are we have the 5 types of writs in our Constitution of India according to the Article 32 for the Supreme Court and Article 226 for the High Court, right? So इनमें से कौन सी रिट है जिसे हम अपनी पर्सनल फ्रीडम की गारंटर बोल सकते हैं? So the right answer should be the option B, हेबियस कॉर्पस, ठीक है। जो हेबियस कॉर्पस है उन्हें हम बोल सकते हैं एज द गारंटर ऑफ द पर्सनल फ्रीडम, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट कि जो 42वां संशोधन है उसके माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया था? विच ऑफ द न्यू डीपीएसपी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट? बी क्विक, फटाफट से आंसर करो। Which of the new DPSP was added to the Constitution through the 42nd Amendment? 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया था? इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना, फ्री लीगल एड टू द पुअर, या फिर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बिटवीन द नेशंस, या फिर कि जो स्टेट है, राइट, उन्हें इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनमें इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना, या फिर जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स होते हैं उनका कंजप्शन जो है उसे प्रोहिबिट करना। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसमें क्या था? टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। तो ये जो है नया डीपीएसपी ऐड किया गया था। एंड देन उसके बाद में टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड हो गया, राइट, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। सो दीज 4 new DPSPs were added in our constitution through the 42nd amendment. Okay, now let's move on to the next question. Which of the following committee advocated the fundamental duties in the Indian Constitution? निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की वकालत की थी? वर्मा कमेटी ने, सरकारिया कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, या फिर स्वर्ण सिंह कमेटी? Which of the following committee advocated the fundamental duties in the Indian Constitution? वर्मा कमेटी, सरकारिया कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी और the स्वर्ण सिंह कमेटी? So the right answer should be the option D, that is the स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। 1976 में जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उन्होंने ही ये रिकमेंड किया था डैट कि अगर हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हें मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उनके कुछ मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ही जो है रिकमेंड किया था डैट देयर शुड बी अ फंडामेंटल ड्यूटीज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ ये 2 सेट दे रखे हैं, सेट ए है एंड सेट बी है, इन दोनों को जो है आपको मैच करना है, ठीक है। एंड वारन हेस्टिंग जो है वो कौन सी पॉलिसी के साथ रिलेटेड है, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सी पॉलिसी के साथ रिलेटेड है, सर जॉन शोर किसके साथ रिलेटेड है, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली किसके साथ रिलेटेड है? बी क्विक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट इज द ऑप्शन ए, ठीक है। वारन हेस्टिंग जो है उन्होंने जो ड्यूल सिस्टम है उसे एबोलिश किया था,
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो परमानेंट सेटलमेंट है इन द बंगाल, ठीक है, वो स्टार्ट किया था। सर जॉन शो जो है दे आर रिलेटेड टू द पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस, एंड जो लॉर्ड वेलेस्ले हैं दे आर रिलेटेड विद द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट नोन म्यूटनीज बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 पास, 1857 के विद्रोह से पहले सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध विद्रोहों में से एक कौन सा था? नेटिव इन्फेंट्री म्यूटनी, इंडियन सोल्जर्स म्यूटनी एट द विलोर, चोलापुर म्यूटनी या फिर असम सोल्जर्स म्यूटनी। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट नोन म्यूटनीज बिफोर द रिवोल्ट ऑफ द 1857 पास कौन सी थी? So the right answer is the option B, that is the Indian soldiers mutiny at the Vellore, ठीक है। सो विलोर म्यूटनी जो है वो सबसे एक अर्लीस्ट साइन था ऑफ अ ग्रेट म्यूटनी, जो कि हमें फिर बाद में एक बड़ी म्यूटनी देखने को मिली थी 1857 में। उससे पहले विलोर में ये म्यूटनी हो जाती है, तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ी म्यूटनी जो है वो होने वाली है। तो विलोर म्यूटनी जो है वो हुई कब थी, कौन से डेट को हुई थी? 10 जुलाई 1806 को हुई थी। एंड ये फर्स्ट एवर लार्ज स्केल और वायलेंट म्यूटेशन इसके द्वारा इंडिया के सिपाहियों के द्वारा अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, वाज ट्रांसफर टू पावर फ्रॉम, कहते कि जो 1857 के विद्रोह के प्रशासनिक परिणाम के रूप में सत्ता जो हस्तांतरित की गई थी, कहाँ से कहाँ की गई थी? किसके हाथ से सत्ता को लेकर जो है किसे दे दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी टू द गवर्नर जनरल, या फिर ब्रिटिश क्राउन टू द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 was transferred to power from, ऑब्वियसली जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर है उसे छीन के किसे दे दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। On August 2, 1858 में within the less than a month after Canning proclaimed the victory of British arms, पार्लियामेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास किया था, जिसके थ्रू जो पावर थी राइट इंडिया में वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के किसे दे दिया गया था? टू द जो है यहाँ पे किसे दे दिया गया था? जो क्राउन है उसे दे दिया गया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे दे दिया गया था इन द ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वहाबी मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो कहते हैं कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वहाबी मूवमेंट व्हिच ड्यूरिंग 1852 to 70 was mainly active in पंजाब, बंगाल, बिहार एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था जो 1852 से लेकर 70 के दौरान पंजाब, बंगाल, बिहार या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में विशेष रूप से सक्रिय था? To oust the British from India, to overthrow the Sikhs in the Punjab and British in Bengal, and to restore the Muslim power in India, to eradicate religious corruption from the Muslim society, or to organize the Muslims into a nationalist community. So main क्या aim था उनका वहाबी मूवमेंट? तो बच्चे इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसमें क्या था? टू ओवर थ्रू दी सिक्स इन द पंजाब एंड ब्रिटिश इन बंगाल एंड टू रिस्टोर द मुस्लिम पावर इन इंडिया। तो यही जो है वहाबी मूवमेंट का 1850 से लेकर 70 के बीच में जो है मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। बाद में ये चेंज हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कुछ इवेंट्स हुए हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री के, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। तो उनके ईयर्स के हिसाब से मीन्स हम कह सकते हैं कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जो है अरेंज करना। सबसे पहले वो बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की, देन देयर इज अ पार्टीशन ऑफ बंगाल, देन देयर इज अ जलियांवाला बाग मैसेज, ठीक है। सो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू लर्न द ईयर्स। जितने भी यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं उनके ईयर्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अरेंज दी फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था? तो द राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी,
ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है अनाउंस किया गया था 1905 में, ठीक है। इसे एनल कब किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, ये जो है आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देन चंपारण सत्याग्रह की बात करें 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग का जो मैसेकर है ये 1919 में हुआ था, ठीक है। सो इसके हिसाब से ऑप्शन इज द राइट आंसर। Now let's move on to the next question. Arrange the following events in a correct sequence of the Indian national movement. Now similar type का क्वेश्चन है, जो हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हुए थे, ठीक है, उसके जो करेक्ट सीक्वेंस है या फिर उनके ईयर्स के बारे में अगर आपको पता है तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आप उन्हें जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला है डेट द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, then there is a Simon Commission, then there is a Home Rule Movement, and the fourth one is the Cabinet Mission. ठीक है, so just you have to arrange these events in a correct sequence of the Indian national movement. Be quick, you have 10 minutes, sorry, you have 10 seconds only. तो फटाफट से आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो द राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, इफ वी टॉक अबाउट द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुई थी, ठीक है। एंड देन देयर इज अ होम रूल मूवमेंट थी 1916 में, देन देयर इज अ साइमन कमीशन 1928 में, एंड देन देयर इज अ कैबिनेट मिशन 1946 में, ठीक है। सो दैट इज वाई मैंने आपको आई थिंक कुछ दिन पहले भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, एंड इन एसएससी में भी पूछा जा सकता है। सो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको इनके ईयर्स के बारे में पता होना चाहिए, करेक्ट सीक्वेंस जो है, राइट, हिस्ट्री का। तो ये मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि जो एक हिस्ट्री है ना वो आप अगर रटाफिकेशन करोगे ना तो याद करोगे नहीं होगी, तो इसे एक स्टोरी की तरह समझो। जो हिस्ट्री होती कई स्टूडेंट्स को बोरिंग लगती है, ठीक है, तो हिस्ट्री को आपको क्या करना है, एक स्टोरी के जैसे पढ़ना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, ठीक है। आप कई सारी स्टोरीज पढ़ते हो, अगर आप स्टोरी के जैसे कवर करोगे ना कि हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ था, तो आप इजीली समझ पाओगे, तो आपके लिए जो ईयर्स है ना इन्हें याद करना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, after the failure of the civil disobedience movement, Mahatma Gandhi led in phases। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने किस पर जोर दिया था? तो ऑप्शन ए इज कॉम्प्रोमाइज विद द ब्रिटिशर्स, ऑप्शन बी इज लिमिटेड यूज ऑफ द वायलेंस, ऑप्शन सी इज द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो व्हाट कुड बी द राइट आंसर हियर? बी क्विक। तो नाउ द इसका जो आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन सी, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब फेल हो जाती है, विफल हो जाती है, तो उसके बाद में जो है मेन फोकस होता है कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करो। महात्मा गांधी यही चाहते थे कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करो। तो द मूवमेंट कंटिन्यू टू लिंगर इन अ नॉन इफेक्टिव मैनर टिल अर्ली अप्रैल 1934 तक चलती रही थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद में व्हेन महात्मा गांधी अनाउंस डिसीजन टू विदड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अप्रैल 1934 में इसे जो है विड्रॉ कर दिया गया था। तो क्या होता है कि इसके साथ ही जो सेकंड फेज है सिविल डिसोबीडियंस का वो भी खत्म हो गया। कब खत्म हुआ था? अप्रैल 1934। तो अब क्या था, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ही रह गया था। तो वही उन्होंने बोला कि आपको जो है ट्रूथफुल और नॉन वायलेंट तरीके से जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे करना है, इसी चीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते द पीजेंट मूवमेंट्स, द रिवोल्ट्स, राइट्स, स्ट्रगल्स इन द 19th century India remained mainly localized because कहते हैं 19वीं सदी में भारत में किसान आंदोलन, विद्रोह, दंगे, संघर्ष, राइट, ये मुख्यतः स्थानीय रहे। स्थानीय मतलब जो है ये लोकल ही रहे, जिन एक ऑल इंडिया लेवल तक नहीं पहुंच पाए थे। तो इसका क्या कारण था? 19th सेंचुरी में काफी सारे ऐसे रिवोल्ट्स हुए थे, दंगे फसाद हुए थे, बट वो लोकल ही रहे थे, पर्टिकुलर एरिया में ही रहे थे, और एक ऑल इंडिया लेवल पे नहीं पहुंच पाए। So they were mainly directed against the enhancement in rent evictions, राइट, या फिर द peasant के पास कोई अच्छे लीडर्स नहीं थे, एंड उनकी कहते जो प्रॉब्लम्स थी वो भी लोकल ही थी, बड़ी प्रॉब्लम नहीं, या फिर जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे वो ब्रिटिशर्स के साथ ही थे। क्या वजह थी कि ये जो एक ऑल इंडिया लेवल पे नहीं
तो इसका जो बच्चे राइट आंसर रहेगा डेट इज द ऑप्शन सी, दे ग्रीव आउट ऑफ द लोकल ग्रीवेंसेस। जो प्रॉब्लम्स थी वो लोकल थी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, उसी की वजह से हाउएवर वो सीख गए थे कि अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किस तरह से निकालना है। तो वो जो है अपने राइट्स के बारे में जो है थोड़ा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रेडी थे, उन्हें पता था, ठीक है, अवेयर थे वो। तो डेट इज वाई जो है उन्होंने सारे इस तरह के राइट्स किए थे, बट लोकल ग्रीवेंस की वजह से जो इस तरह के दंगे थे 19th सेंचुरी के, वो ओनली जो है लोकलाइज्ड ही रहे थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते कि व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, जो वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता, कब किया जाता है? द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, एंड द बजट इज रेफर टू द राज्यसभा फॉर द सजेशंस, या फिर जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हें रिजाइन करने के लिए बोला जाता है, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब यूनियन बजट को सपोज करो लोकसभा में पास नहीं किया गया है, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या इसका रिजल्ट हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट इज द ऑप्शन डी। ओके, क्या रहता है कि द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, क्या मतलब क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होती है यहाँ पे जब किसी पर्सन को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पे अपॉइंट किया जाता है, क्या प्री कंडीशन होती है? That they need not necessarily be a member of one of the houses of the parliament, but he must become a member of one of the houses within the 6 months, या फिर जो है विद इन द, मतलब जरूरी नहीं है कि वो किसी हाउस का मेंबर ना हो, ठीक है, एंड मस्ट बी मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, या मेंबर ऑफ द लोकसभा। क्या कंडीशन होती तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट इज द ऑप्शन ए, ठीक है, दे नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जब उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है कि वो भी मतलब हाउस के वो मेंबर हों, बट जब उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है तब से जो है विद इन द 6 मंथ्स उन्हें किसी भी हाउस का, वेदर इट इज अ लोकसभा वेदर इट इज अ राज्यसभा, उन्हें वहां का मेंबर बनना पड़ता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ इट इज रिगार्डिंग द डेडलॉक। कहते हैं कि एक डेडलॉक हो जाता है जब लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में, तो ये कॉल्स फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ। तो सपोज करो किसी बिल को लेकर डेडलॉक हो गया है, तो अब ज्वाइंट सिटिंग को बुलाना है, क्या, तो ज्वाइंट सिटिंग जो है किस केस में बुलाई जा सकती है, किस टाइप के बिल के लिए जो है ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जा सकता है राज्यसभा एंड लोकसभा? कोई ओनली ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए, मनी बिल, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? तो राइट आंसर रहेगा बच्चे ऑप्शन ए, ठीक है, वन ओनली। जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होता है तब जाके जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है दोनों ही हाउसेस की, लोकसभा एंड राज्यसभा की। मनी बिल के लिए भी मनी बिल पास करना पड़ता है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, तो दोनों के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किसके जवाब में लॉन्च किया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स प्रपोजल्स, साइमन कमीशन रिपोर्ट और दी वेविल प्लान? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, किसके जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन बी, क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है, जिसे हम जो है अगस्त रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। एंड आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, 8 अगस्त 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन हुआ था बॉम्बे में, एंड एम के गांधी ने जो है वो सेशन करवाया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
टिल नाउ जो प्रियम्बल है हमारे भारत के संविधान का, ठीक है, उसे कितनी बार जो है उसे उसमें संशोधन हो चुका है? अब तक जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? नेवर, वंस, ट्वाइस या फिर थ्राइस? तो बच्चे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ओनली वंस। ठीक है, सो प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट यूजिंग इट्स अमेंडमेंट पावर्स एज पर द आर्टिकल 368. So we note here that preamble has been amended only once so far through the 42nd Constitution Amendment Act of the 1976 में जो है इसे अमेंड किया गया है, ओनली वन टाइम ही अमेंड किया गया है। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है 3 वर्ड्स यहाँ पे ऐड किए गए थे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वर्ड्स ऐड किए गए थे, secular, socialist, and integrity. These three words were added through the 42nd Constitution Act of 1976. Now let's move on to the next question. Which schedule of the Indian Constitution mentions about the division of power between the Union and the states? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन का उल्लेख है? 6 schedule, 7 schedule, 8 schedule या फिर 9 schedule? Which schedule of the Indian Constitution mentions about the division of power between the state? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट इज द 7th शेड्यूल। ठीक है, जो 7th शेड्यूल है उसमें जो राज्य है या फिर जो केंद्र होते हैं उनके बीच में जो पावर्स को डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है, उसके बारे में बात की हुई है। तो 3 लिस्ट बनाई गई है, एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, थर्ड वन इज द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में जो है 100 सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं एंड कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स जो है वो डाले गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते इन विच ईयर वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म्ड? कहते कि प्रथम भाषाई राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1952, 53, 54 और द 56? In which year was the first linguistic state formed? प्रथम भाषाई राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन बी, 1953। ओके, जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है इसे जो है कौन सी थी? आंध्र स्टेट थी। इसे अक्टूबर 1953 में बनाया गया था। तो क्या था, जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे, ठीक है, उन्हें मद्रास स्टेट से जो है अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था। तो क्या नाम दिया गया था इसे? आंध्र स्टेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1953 में बनाया गया था। So the next question is, Akati, which amendment made it obligatory on the president to give his assent to a constitutional amendment bill? किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया है? 21st, 24, 29 या फिर 31st? Which amendment made it obligatory on the president to give his assent to a constitutional amendment bill? किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1971 का। उसमें ये चीज जो है ऑब्लिगेटरी कर दी गई है राष्ट्रपति के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है उसे उसमें जो है उन्हें अपना एसेंट देना ही पड़ता है। तो इस बिल में, इस टाइप के बिल में जो है ना ही वो अपना एसेंट जो है विदहोल्ड कर सकते हैं, ना ही जो है इसे रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर?
तो राइट आंसर रहेगा इसका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है हमारे वही जजेस को अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वेदर इट इज अ हाई कोर्ट, ठीक है। दोनों के जजेस को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है अपॉइंट किया जाता है। तो बच्चे दैट्स ऑल फॉर दी डे। आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा देन प्लीज सेशन को बच्चे एक बार लाइक एंड शेयर जरूर किया करो, ठीक है। एंड आपका जो भी व्यूज है इस सेशन के रिगार्डिंग, किस तरह का आपको जो है ये सीरीज लग रही है, कोई सजेशन है आपका, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, तो डैट की मैं उसके ऊपर जो है वर्क कर सकूं एंड नेक्स्ट टाइम जो है और भी अच्छे तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए ला सकूं, या फिर किस तरह की सीरीज जो है आप चाहते हो, और किसी चीज में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हमारी जो टीम है राइट, वो आपको खुद कॉल करके जो है आपसे पूछ लेगी कि आपको क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है, एंड अपनी सजेशंस जरूर बताना। एंड अगर आप न्यू हो इस पर्टिकुलर चैनल पे देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, सो डैट कि आपको जो है डेली लाइव नोटिफिकेशन जो है क्लासेस का वो मिलता रहे, एंड आप लाइव क्लास को जो है ज्वाइन करने से पीछे ना रहे। ओके, तो मिलते हैं अभी हम कल सेम टाइम पे 2 PM पे हमारी क्लास होगी। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।